ढाई साल जो उद्धव ठाकरे घर में बैठा था, उसी टाइम भिवंडी के अंदर भी तो थे ना। 47 नगर सेवक कांग्रेस के थे और बाकी के नगर सेवक शिवसेना के थे। उन्होंने मिल के क्यों नहीं इसका विरोध किया? सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी सुप्रीम कोर्ट ने, अमित शाह बोल रहे हैं 2 साल हो गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए, हुकूमत को गए 2 साल होने को आ गया। एयरपोर्ट दिल्ली में होते हुए सोनिया गांधी केरला में जाके बैठती है। एयरपोर्ट नहीं है क्या इधर? क्यों जाके वहाँ पे बैठते हैं? क्यों जाके वायनाड में ही लड़ रही है? राजीव गांधी ब्रिज बन गया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बन गया, खाली सब खानदान के नाम लेने के लिए कोई योजना नहीं थी। अरे ये पहले 5,000 पगार पे काम करा, 15,000 पगार पे काम करा तो कैसे गरीब रहेगा? ऐसा नहीं बोलते हैं आप। देखो गरीब क्यों गरीब नहीं है तो फिर मेहनत करता है। अगर कोई गरीब नहीं है तो 80 करोड़ जनता को मोदी जी मुफ्त का राशन बांट रहे हैं, वो क्यों बांट रहे हैं आप ये बताइए। ये भाई साहब दारू पी के बात कर रहे हैं। हाँ, भिवंडी शहर के अंदर कांग्रेस के कितने नगर सेवक चुन के आए थे? 47। शिवसेना ने उसको समर्थन किया, कितना हुआ? 67। तब जब वो लोग थे तो उन्होंने क्यों नहीं इसके अंदर आडंगा डाला? और क्यों बिक गए कांग्रेस के सारे नगर सेवक और बाजू में हो गए? अभी पूछ रहे हो मुझे कपिल पाटिल का इसमें क्या लेना देना? नीलेश सामने क्यों इलेक्शन लड़ रहा है? वो उसके लिए लड़ रहा है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। हमारे पत्रकार बंधु को पता होगा कि वो बहुत बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्टर है, संस्था लेके चल रहा है, लेकिन उसके पीछे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है वो। हमेशा भिवंडी के अंदर हिंदू मुस्लिम करके वोटिंग कांग्रेस को जाती है, लेकिन कांग्रेस ने 70 सालों में सबको बेवकूफ ही बनाया है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी ने लोगों का लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया है। बाहर का खाना, वक्त बेवक्त सोना, एक्सरसाइज न करना, जिसकी वजह से कई बीमारियां पकड़ लेती है, जैसे हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ओबेसिटी जैसे। लेकिन डॉक्टर फाल्केज होप डायबिटीज एंड मेडिकल सेंटर में ये सारी बीमारियां न सिर्फ कंट्रोल होती है बल्कि रिवर्स भी होती है। अब तक हजारों पेशेंट को ठीक कर चुके डॉक्टर रमेश फाल्के का कहना है, सिर्फ अच्छी डाइट और सही वर्कआउट से भी सभी लाइफस्टाइल डिजीज भी ठीक हो सकती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर फाल्केज होप डायबिटीज एंड मेडिकल सेंटर, बिहाइंड हाजी मोटर, बिलो गैलेक्सी होटल, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हुए आपके सामने लेकर चुनावी पंचायत। मैं आपको बता दूं, ये हमारी चौथी चुनावी पंचायत है जो कि हम आए हैं भिवंडी के भंडारी कंपाउंड में, और यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या चुनाव को लेकर यहाँ पे क्या माहौल है, क्या लोगों के विचार है, क्या वो बदलाव चाहते हैं या तो फिर वो चाहते हैं कि जो पिछली सरकार है वही रहे। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है भंडारी कंपाउंड के लोगों का रुझान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक मिनट थोड़ा सा इसको वापस ले लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भिवंडी शहर में, भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 मई को चुनाव होने, 20 मई को जो है चुनाव होने हैं, वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, और इसमें 3 उम्मीदवार जो है बहुत ज्यादा दिग्गज माने जा रहे हैं। फिलहाल तो जो कि सिटिंग खासदार है एमपी कपिल पाटिल, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। पिछले 2 टर्म से वो खासदार रह चुके हैं। इसके बाद में सुरेश मात्रे और बाल्या मामा, जिन्हें इंडिया अलायंस ने टिकट दिया है, और वो राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के हैं बाल्या मामा, और तीसरे जो है वो जिजाऊ संस्था के संस्थापक नीलेश सामरे, जो कि अपक्ष, आज उन्होंने नामांकन भरा है, अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। अब देखना यह है कि भिवंडी की जनता या भिवंडी और ग्रामीण की जो आसपास की जो 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें से किसे जो है पसंद करती है, किसे अपना खासदार चुनती है। तो यहाँ पे हम आए हैं भंडारी कंपाउंड में, यहाँ पे काफी भीड़ जमा है हमारे साथ में, और ये सारे लोग जो है हम बात करेंगे क्योंकि काफी उत्साहित दिख रहे हैं चुनाव को लेकर। तो हम बात करेंगे इनसे। कौन आएगा भाई बात करने के लिए हमारे साथ में इस चुनावी चर्चा में? आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश सकाराम इंदुरकर है। राजेश भाई,
आने वाले चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, मतलब क्या है आपका नजरिया इस चुनाव को देखने का? नजरिया तो एकदम बिल्कुल साफ है जी, बिल्कुल साफ है। क्या साफ है? हाँ, कपिल पाटिल साहब। अच्छा, कपिल पाटिल साहब है, अब की बार वापिस मोदी सरकार। हाँ, फिर से एक बार अच्छा, मोदी सरकार। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारे भिवंडी में जो सीसी रोड बने हुए हैं, जी, जैसे कि अभी मानो अभी मेट्रो आ गया है, हाँ, मेट्रो हो गए और ऐसे बहुत सारे जो ये विकास के काम है, उसकी वजह से फिर से मतलब आपको लग रहा है कि पिछले 10 सालों में विकास हुआ है? हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, तो इसके ऊपर आप दोबारा जो है कपिल पाटिल को चुनना चाहते हैं? अच्छा, तो अगर इसमें हम लोग ये बातें अगर हम लोग इस पे ये करें कि सीसी रोड हुआ है जैसे आपने बताया, और क्या क्या उपलब्धियां जैसे कि एजुकेशन क्षेत्र में क्या हुआ है, हेल्थ को लेकर क्या हुआ है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग बात करना चाहे तो उसके ऊपर किस तरह से बात करोगे आप? एजुकेशन के ऊपर भी तो काम हुआ ही है जी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। हाँ, हुआ ही है, 10 साल में हुआ है। जितना कि पिछली जो ये सरकार थी, पिछली सरकार में जो 60 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ है वो 10 साल के अंदर काम पूरा कंप्लीटली हुआ इस 10 साल में। हाँ। जी। अच्छा, इसमें अगर सुरेश मात्रे जी जीत जाते हैं तो क्या प्रभाव आएगा, मतलब कि क्या नुकसान होगा? जिस तरह से अगर आप बोल रहे कि कपिल पाटिल ही रहना चाहिए, भाजपा ही रहना चाहिए, लेकिन अगर समझो भिवंडी की हम लोग बात करें कि किसी तरह से चेंज हो जाते हैं तो क्या क्या नुकसान आपको दिख रहा है? नुकसान ऐसा है कि जो कि मतलब मानो जो काम जो अभी जितने भी ये उद्घाटन वगैरह ये हुए हैं, काम अभी चालू है। अभी भी आप जाके देखोगे टाकीज वाला रोड पे, वहाँ पे काम चालू है। अंजुर फाटा या वसोलवाड़ी जाओगे, वहाँ पे भी ये सीसी रोड के काम चालू है जी। हाँ, खाड़ी पार के इधर भी आप ये देखोगे 2 ब्रिज ऑलरेडी ये बन चुके हुए हैं। अभी ये मेट्रो जो है अभी यहाँ दामनकर नाके तक आया हुआ है जी। जैसे कि पिछली सरकार में 2.5 साल जो उद्धव ठाकरे की जो ये सरकार थी जी, जो कि 2.5 साल काम ये रुका हुआ था ये मेट्रो का, ऐसे दूसरी सरकार आने की वजह से फिर से जो है काम पे ऊपर। उसमें तो बोलते कोविड भी आ गया था शायद, वो मतलब कोविड भी बता रहे हैं ना, कोविड भी आ गया। आप कोविड के 2-4 महीना साइड में करो, 2-4 महीना तो काम ये रुका है। हाँ, जो भी 2-4 महीना, जो भी 6 महीना जो भी था वो जी। तो आपका मानना है कि अगर सरकार चेंज होती है तो फिर अगर भिवंडी में भी अगर खासदार चेंज हो जाता है तो काम रुक जाएंगे, जो विकास के काम है वो रुक जाएंगे? हाँ, रुक जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे जी। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने प्रतिशत वोट से या तो फिर कितने मेजोरिटी से जो है कपिल पाटिल इस बार जीतेंगे? 2 लाख वोटों से जीतेंगे। 2 लाख वोटों? 2 लाख वोटों से जीतेंगे कपिल पाटिल। अच्छा, तो इसमें मेजोरिटी कहाँ की रहेगी? भिवंडी की रहेगी? हाँ, भिवंडी की भी रहेगी, कल्याण, बदलापुर या मुरबाड़, वहाँ से भी रहेगी, हर जगह से रहेगी, हर जगह से आएगा वोट। शाहपुर वाड़ा है इधर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कोई आएगा हमारे साथ में बात करने के लिए? तो दोस्तों, हमारे साथ में जो है यहाँ के नगर सेवक है यशवंत डावरे जी, और अभी इनकी मिसेस जो है वो बीजेपी जिला अध्यक्ष भी है, तो हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है आप लोगों का रुझान। मतलब आप पार्टी से हटकर तो बात नहीं करोगे, लेकिन हमें ये जानना है कि पार्टी को लेकर आपकी क्या विचार है और डेवलपमेंट को लेकर क्या विचार है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये संसदीय क्षेत्र जो है जी, ये कपिल पाटिल साहब ने बहुत ही अच्छा डेवलप किया है। और सांसद जो होता है वो गली कूचे के काम करने के लिए नहीं होता है जी। सांसद में जाने के बाद दिल्ली में जो सांसद बैठता है वो देश के लिए कानून बनते हैं, देश के लिए जो नीतियां बनती है जी, उसके लिए होते हैं। तो ये चीजें अभी कभी कभी कुछ होता है, मेरे गांव में नहीं आया कोई, ये उधर नहीं आया, इधर नहीं आया, ये लोकल बॉडी का काम है, वो तो लोकल बॉडी का काम होता है। लेकिन अभी सांसद ने जो काम किया है, जो मोदी जी ने काम किया 10 साल में, वो कभी नहीं हुआ था और ना होने वाला है। जो मोदी जी अभी भी चुन के जाते हैं तो अपने देश की तरक्की को देख के ही काम वोट डालेंगे, और हम लोग भी उसी लिए उनके साथ में हैं जी। तो इसमें भिवंडी की जनता की कितने हद तक उनके साथ में? देखो, भिवंडी की जनता बहुत सारी है जो कि उनके साथ में है। अब की बार मुस्लिम वोटर भी बहुत सारे उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि मुस्लिम कॉर्पोरेटर को भी 10-10 करोड़ रुपए तक फंड गया है। अच्छा, उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि मुस्लिम है और हिंदू है। हमेशा भिवंडी के अंदर हिंदू मुस्लिम करके वोटिंग कांग्रेस को जाती है, लेकिन कांग्रेस ने 70 सालों में सबको बेवकूफ ही बनाया है। खाली जाति के नाम पे बांट के काम हुआ है। ये हमारा जो मोदी सरकार जो है 140 करोड़ लोगों के बात करता है और सबके लिए देता है। किसी ऐसा नहीं कि मुस्लिम को घर नहीं दिया है, सारे कानून बने, सबके लिए सेम बने हैं। तो जो अनाज वगैरह का भी काम है,
जो राशन मिलता है वो सभी के लिए मिलता है। हर गांव में यूपी में देखिए बहुत सारे लोग मुस्लिम मेरे को मिलते हैं सर। मेरे को मतलब मैं एक कॉर्पोरेटर होने के नाते बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने कभी हमको नहीं देखा, हमें घर मिला है, आवास मिल गया, संडास मिलता भी जो था वो मिला है, हमको राशन मिलता है, पैसे आते हैं। तो ये सारी सुविधा गरीबों के लिए मोदी सरकार ने दी है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोदी सरकार आपकी बात। जी आपकी बात। तो कितने 400 पार हो गए? 400 बिल्कुल पार हो जाएंगे। आपने अभी बोला कि मोदी जी 140 करोड़ लोगों के पीएम प्रधानमंत्री बताते हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने राजस्थान में जो बोला था मुस्लिमों को लेकर, क्या बोला उसमें कहीं ना कहीं जो है ये समझ में आता है कि वो नाराजगी जता रहे थे। बिल्कुल मतलब उन्होंने बोला था कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं आपके पैसे, आपका मंगलसूत्र लेकर उनको बांट देंगे। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा, लेकिन उनको घुमा फिरा के वो बातों को घुमाया होगा। अच्छा, लेकिन मोदी जी कभी भी ऐसा नहीं बोलता है कि जी 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 जी। तो मोदी जी कभी नहीं बोले कि मेरी जनता नहीं है, 140 करोड़ का ही हमेशा बात करते हैं। आप देखिए इधर आजू बाजू में मुस्लिम लोग भी है, हाँ। जब उनका भी स्टेटमेंट लीजिए, वो लोग भी बीजेपी को ही वोट करेंगे। आप लोग सहमत है क्या इनकी बात से? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बाप रे, मेजोरिटी है यहाँ पे तो। ये हुई ना बात। ये हम लोग एक्चुअली ना तीन चार दिन से जब हम लोग कर रहे थे चुनावी पंचायत, तो हमें ज्यादातर जो है कांग्रेस सपोर्टर्स मिल रहे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में जो है हमें बीजेपी सपोर्टर या तो मोदी सपोर्टर मिले, तो हमको भी जो है, हाँ आप भी हो, चलो एक और बढ़ गया देखो। हाँ, तो अब थोड़ा सा ना हम लोगों को जरा पूछने के लिए भी होगा, क्योंकि जो सरकार में जो सत्ता में रहता है उससे ही पूछा जाता है। मतलब जो अपोजिशन में है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनको मौका नहीं मिला, तो उनसे हम पूछ के भी क्या पूछ लेंगे, है कि नहीं? तो टावरे साहब एक ऐसा सवाल मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि कपिल पाटिल साहब ने जो है उनके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी अच्छा काम किया है, और सेंट्रल से ऑफ कोर्स जो सेंट्रल से पॉलिसीज बनती है वही जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। तो सेंट्रल से जो है एजुकेशन पॉलिसीज हो गई, हेल्थ पॉलिसीज हो गई, तो इसके ऊपर भी काफी काम हुआ है। तो अगर हम लोग उसको भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे तो किस तरह का काम हुआ है हेल्थ को लेकर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। देखो, हेल्थ को लेकर मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं हुआ, उनके बहुत सारी गाड़ियां मतलब वैन वगैरह घूमती है, तो उनका पर्सनल मोदी कपिल पाटिल फाउंडेशन की तरफ से घूमता है। लेकिन मैं एक बोलूंगा कि हेल्थ के लिए जो अपना इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, हाँ। उसको भिवंडी के अंदर एक बड़ा और हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि कामगार वर्ग है, हाँ। वो भी हो जाएगा, ऐसा आश्वासन कपिल पाटिल साहब ने दिया है। और अपना एक 10 साल हो गए ना, हाँ, बीजेपी हॉस्पिटल एक है, जी जी जी, तो वो भी चालू होने के कगार पे है, चालू होने के कगार पे है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ कमियां है इतना भिवंडी के अंदर, और विकास होगा। पहला तो मेट्रो आया, अपने इधर सीसी रोड नहीं थे, सीसी रोड बन गए, बहुत सारा डेवलपमेंट चालू है। तो उसके लिए देखो, केंद्र की जो सरकार है वो फंड मुआवजा करती है अपने भिवंडी के अंदर। तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के नगर सेवक थे भिवंडी के अंदर जी। छोटी छोटी जो चीजें हैं वो नगर सेवकों का काम है देखना, आमदार का काम है वो साइड में रईस सेठ है, ये बाजू में महेश चोगले जी है, हाँ। देख लीजिए ये बाजू का विकास और वो बाजू का विकास, दोनों भी आदमी ला रहे। ऐसा नहीं कि नहीं, भिवंडी का विकास तो हो रहा है। तो जब केंद्र में जो कानून बनता है उसके लिए अपने को वोट देना है, ना कि 10-12 पार्टियां बदली करते बैठे और कोई आया मैं संस्था चलाता हूँ मेरे को भी जिता को दो। उनका भी तो काम है, रोड का कॉन्ट्रैक्टर ही है ना वो भी। जी जी जी। तो ये सब चीजों को हर एक आदमी अपना अपना फायदा देखने के लिए उतरा है इसके अंदर। बिल्कुल, तो फायदा अभी हर कोई देख रहा है, तो इसमें जनता किस तरह का फैसला करे? जनता मोदी जो फैसले कर रहे हैं उसके साथ में जाना चाहिए, मेरा यही ओपिनियन है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका ओपिनियन है कि जनता मोदी जी के साथ जाना चाहिए? जी बिल्कुल। ठीक ठीक। देश की तरक्की हो गई, आज दुनिया में भारत देश का नाम हो गया, उसके लिए जाना चाहिए। आज आपके इधर से दुबई से आने वाला हर एक मुस्लिम बोलता है कि हमारा सर ऊंचा होता है जब हमको भारतीय बोला जाता है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात कहाँ पे आ गई? जी जी, आप पूछ लीजिए, हम भी यूट्यूब देखते, तुम्हारे बहुत सारे चैनल आते हैं वहां से, तो लोग बोलते हैं कि भारत का झंडा, जब यूक्रेन में युद्ध हो गया तो वहां पे भारत का झंडा लेके पाकिस्तानी लोग आ गए, बाहर निकले। तो अभी इज्जत किसकी है, भारत की है कि उनकी है? नहीं, अपन पाकिस्तान से तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान तो समझो नक्शे में ही एकदम ये है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें डेवलपमेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि जब कांग्रेस राज था, हाँ। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फल फूल रहा था, मजबूती में से चल रहा था। जिस दिन से नोटबंदी हो गई, हाँ। उस दिन से पाकिस्तान बर्बाद हो गया है और आज कंगाल होके बैठा, क्योंकि वो लोग डुप्लीकेट करेंसी इंडिया की छाप के वही पैसा इंडिया को देता था,
इसलिए सब नोटबंदी हो गई है। नहीं, लेकिन इसमें तो बोले कि 99% पैसा वापस आ गया, 99% नहीं, ये रिजर्व बैंक ने खुद स्टेटमेंट दिया। आप पी चिदम्बरम का किताब पढ़ो ना, उसने तो पूरा लिखा ही है उसमें। चिदम्बरम जी ने पूरा लिखा है कि कहाँ से पैसा आता था काला। आज बताओ मेरे को, सोनिया गांधी क्यों जाती है केरला में बैठने के लिए? एयरपोर्ट दिल्ली में होते हुए सोनिया गांधी केरला में जाके बैठती है। एयरपोर्ट नहीं है क्या इधर? क्यों जाके वहां पे बैठते? क्यों जाके वायनाड में ही लड़ रही है? क्योंकि उनको वहां पे पोषक है जी। और आतंकवाद जहाँ पे है और जहाँ पे दो जातीयवाद होता है वहां इसलिए कांग्रेस जाके बैठती है। क्या दिल्ली में कोई एयरपोर्ट नहीं है? क्यों जाके केरला के एयरपोर्ट से ही सोनिया गांधी जाती है विदेशों में बक्से भर भर के? तो ये भी सोचने वाली, सबको सोचने वाली बात है। और हम भी वही सोच रहे हैं कि इतना साल कांग्रेस ने हम लोगों को खाली धोया है। अब बीजेपी की बारी है। बोलो, बीजेपी की बारी नहीं, बीजेपी विकास कर रहा है और कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट डालेंगे हम लोग। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम आपका? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता, क्या करते हो अमित? मैं, मेरा दुकान है। कहाँ पे? अंजुरवाड़ा पे। अंजुरवाड़ा पे, हाँ। अच्छा, तो आप इस चुनाव को किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं? विकास के नजरिए से ही देखते हैं। अच्छा, थोड़ा माइक इधर। हाँ, विकास के नजरिए से देखते हैं। अच्छा, तो क्या करोगे, मतलब क्या आपका फैसला है, किस तरह का, मतलब फैसला क्या, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, मोदी जी को ही वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है। अच्छा, तो इसके पीछे की वजह, जैसे आपके पीछे की कोई एक वजह हो तो आपको बताऊं। हाँ। धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, बहुत सारी वजह है जो आपको गिना नहीं सकता मैं। जी देखिए, ये जो आप बता रहे हो ना, तो ये जैसे कि उन्होंने बताया कि ये देश के मुद्दे, हाँ। है ना, देश के मुद्दे, मतलब इससे एक इंडिविजुअल को, अभी धारा 370 हट गई, तो इससे आपको और मेरे को क्या बेनिफिट है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अगर 3 तलाक हो गया, तो 3 तलाक में मुस्लिम जो बहनें हैं तो वो उनका मसला था, लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी जो है, तो उसको लेके क्या फायदा हुआ मोदी सरकार के बारे में, वो जैसे आपने पूछा कि धारा 370 हट गई तो इससे आपको और मुझे क्या फायदा है। 370 जब थी तब वहाँ कश्मीर में आप जाके कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे, भिवंडी में भी नहीं खरीद सकते थे, तो आप नहीं खरीद सकते, वो आपकी बात है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने फायदे पूछा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है वो पूंजीपतियों का ही फायदा हुआ उसके अंदर, पूंजीपतियों का क्यों फायदा हुआ? आप भी जाके वहाँ बिजनेस करिए ना, आपको किसी ने रोका? मोदी जी ने रोका? जी नहीं रोका ना, मोदी जी ने आपके लिए हटाया कि आप भी जाके वहाँ। मेरा सवाल ही आपने नहीं सुना, मैं बोल रहा था कि एक आम आदमी, आम आदमी जो है जाके कश्मीर में प्लॉट नहीं खरीदेगा। मैं ये बोल रहा था कि आम आदमी को क्या फायदा हो रहा, तो उसके अंदर ये है 370 मोदी जी ने इसलिए हटाया कि वहाँ आम आदमी हो, पूंजीपति हो, कोई भी हो, जाके बिजनेस करे, प्रॉपर्टी खरीदे, रह सके। अच्छा, तो पूरे हमारे देश का हिस्सा ना, हमारे देश से बाहर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं चाह रहा था कि आप बात करो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मैं चाह रहा था कि आप बात करो एजुकेशन के ऊपर, मैं चाह रहा था कि आप बात करो महंगाई के ऊपर, तो आप वो धारा 370 लेके आ गए। तो इसके लिए मैं चाह रहा था, मैं इसीलिए किसी यूथ को बुला रहा था कि कोई यूथ आके जो है इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करे, कि हम भी मोदी जी के साथ में, हम भी उनके समर्थक है, लेकिन एक लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह का काम हुआ है, तो आगे वो जो है और उसको क्लैरिटी लोगों के ऐसे कि काम तो हर जगह हुआ है, आप देख सकते हो। भिवंडी के किसी भी गली में चले जाइए, हर जगह देखोगे आप, विकास का काम चल रहा है, रोड का, रास्ते का, नाले का, हर जगह काम चल रहा है। हाँ। और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात एम्प्लॉयमेंट में भी काम हो रहा है। जो यूथ है वो भी काम पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, ये खाली विपक्ष के मुद्दे, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है तो खाली उठा रहे हैं कि बेरोजगारी है, ये है, वो है, ठीक है, बाकी है कुछ नहीं। अच्छा, और एजुकेशन भी ठीक है, एजुकेशन ठीक है। हाँ, देखिए, ये तो सब अच्छा बोलने से अच्छा नहीं हो जाएगा ना, अगर हम लोग बोलने से अच्छा नहीं होगा। एजुकेशन का अगर हम लोग आंकड़े उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 60 साल से बेहतर ये 10 साल है एजुकेशन। अच्छा, ठीक है। हाँ, इनकी बात से आप सहमत है? जी, एकदम सहमत है। अच्छा, ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे। तो अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन को लेकर जो है भिवंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर क्या उसका कोई प्रस्ताव गया है, कोई उसका प्रपोजल गया है मेडिकल कॉलेज को लेकर, तो वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं ना। है नहीं तो आगे होंगे, कपिल पाटिल आएंगे तो वापस जी, कपिल पाटिल आएंगे तो वापस होगा। ठीक है। और हेल्थ को लेकर जैसे कि यशवंत आवरे साहब ने बताया के लिए, तो बहुत अच्छा काम हुआ। जैसा आप बोलोगे ना, आज लाखों लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं, मुफ्त में इलाज हो रहा है गरीबों का। आज बड़े से बड़े अस्पताल में आप जाके देख लीजिए, हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है जी, जो पहले नहीं था, अब हो रहा है वो। ठीक है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भाई है जो आके? हाँ, आइए। ये लागू कौन किया था? सुनो क्या बोल रहे हो, आइए आप इधर आइए। लागू कौन किया था? कौन किया? आयुष्मान भारत योजना मोदी जी ने लागू किया है।
मैं ये नहीं बोला, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। ये लागू किसने किया था? भाई आप पहले जाके पढ़ के आओ किसने लागू किया था, उसके बाद बात करो। पूछ रहे उसका जवाब दो ना। उनको वही बताया मैंने कि मोदी जी की सरकार में ये लागू हुए है। मोदी तो जी उनको अभी आए, पता नहीं है और वो पूछ रहे सवाल मुझसे। हाँ। अभी जैसे इसने बोले कि ये जो ये अपना संस्था के बारे में क्यों ये जो मतलब जैसे हॉस्पिटल में से ये खर्चा ये आयुष्मान भारत वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। कौन किया था? मोदी जी ने लागू किया है, बीजेपी की सरकार ने लागू किया है। अभी मोदी हाँ। नहीं, उनका आपका सवाल ये है कि कौन सी हॉस्पिटल में लागू किया गया, ये पूछ रहे हो क्या? संविधान किसने लागू किया था पहला? ये संविधान नहीं है, ये जो है योजना है मोदी जी ने लाया है। इनका सवाल पहले समझ लेते ना हम लोग। बोलिए, आप बोलिए। आप क्या बोले थे पहले? हाँ, क्या बोला आप बता दो। नहीं कश्मीर नहीं, आयुष्मान भारत की जो बात, आयुष्मान कार्ड की। हाँ। जैसे ये जो अपनी पार्टी की जो है, हाँ। ठीक है ना, हॉस्पिटल में इतना पैसा लगेगा, हाँ। ये लगेगा वैसा लगेगा। 5 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। किसने पहले लागू किया? 4 बार बता चुका आपको, मोदी जी ने लागू किया है। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। कांग्रेस ने लागू किया था ये। अच्छा, मतलब 60 साल पहले आपका कार्ड बन गया था क्या आयुष्मान भारत का? क्या बोल रहे, सुन लो। हाँ, बोलिए। मैं क्या बोला आप समझ रहे? मैं समझ गया, मैं पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक पीएलए आदमी बोलते कांग्रेस ने लागू किया तो ये भाई साहब दारू पी के बात कर रहे हैं। हाँ, दारू पी के आप लोगों की बाइक लेते बैठेंगे। वो तो आ गए ना यार, मैं थोड़ी लेते बैठा हूँ। उनको खुद को पता नहीं हो क्या पूछ रहे हैं। खुद पता नहीं हो क्या पूछ रहे हो। इनका बोलना है कि कांग्रेस ने राजीव गांधी योजना लाई थी, जिसके जरिए जो है काफी ये हुआ था। उनको खुद को राजीव गांधी योजना का किसको लाभ, इतने लोग खड़े हैं यहाँ, इसमें से किसको लाभ मिला? आप मुझे एक मिनट नहीं, राजीव गांधी लोग खड़े हैं ना, खत्म कब हुआ? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, एक भी लाभार्थी दिखा दीजिए आप मुझे राजीव गांधी योजना का। खड़े लाभार्थी ऐसा नहीं है। राजीव गांधी योजना जो था, तो इसमें इसके तहत काफी बाईपास ऑपरेशन और ये जो चीजें थी वो हुए हैं। ऐसा नहीं 2-2 ढाई लाख रुपए हुआ है। नहीं, नाम पे और पेपर पे थे। नहीं हुआ है। देखिए, राजीव गांधी ब्रिज बन गया, हाँ। राजीव गांधी ब्रिज बन गया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बन गया, खाली सब खानदान के नाम देने के सिवा कोई योजना नहीं थी। आप जानते हो ना भिवंडी के अंदर भी नहीं देखो, आज आयुष्मान भारत योजना का लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं। यही हुआ है। मोदी जी के नाम पे तो स्टेडियम भी बना है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग अहमदाबाद में बना, भिवंडी के अंदर की बात कर रहे हैं। आप भिवंडी से फिर भटक रहे हो। योजना जो था ना, सुनिए, योजना जो थी ना, वो तो पूरे भारत के लिए लागू हुई ना। कौन सी योजना? खाली खानदान के नाम देने की योजना थी। चलो, और कोई है हमसे बात करने के लिए? कोई यूथ चाहिए? यूथ आ जाओ, आइए। हाँ, अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहिए। क्या? बोलिए। एक मिनट, इधर शूट कर। सर, अभी आप लोग बोल रहे थे, अभी आप लोग जो बोल रहे थे राजीव गांधी और ये वो बना, तो अटल सेतु भी है महाराष्ट्र में। एक बात अपन उसके बारे में बात नहीं करते हैं, अपन भिवंडी के बारे में बात करते हैं। एक शख्स है सुधीर मेहता, आपने नाम सुना है कभी? नहीं। टोरेंट पावर नाम सुना है आपने कभी? भिवंडी में वर्तमान में टोरेंट जो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, हाँ। इसके ओनर है सुधीर मेहता। हाँ। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, टोरेंट कंपनी है गुजरात की, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है ये बात। तो ये जो सुधीर मेहता है, हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक प्रॉपर्टी टैक्स निकाला था सुधीर मेहता के अगेंस्ट में 385 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद जो वर्तमान में ये जो अभी मैं देखो, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, साफ बोलिए आप। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, इसके लिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। बस आपको एक हाईलाइट देना चाहता हूँ, ये जो गुवाहाटी मॉडल की अपनी जो वर्तमान में चल रही है हुकूमत, आप समझने की कोशिश करो। मैं नाम नहीं लूँ, खुल के बोलो ना। नहीं नाम मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ हिंदुस्तान के। हाँ, इसलिए मैं आपको ये जो बोल रहा हूँ, ये जब भी इनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स निकाला गया ना, तो उसके बाद एक सूची जारी करके एक नोटिफिकेशन निकाल के इस टैक्स को वाइट ऑफ किया गया, पूरा माफ कर दिया गया। उसके बाद हर कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड को जानता होगा, आज एक आम चीज है। उसके बाद सुधीर मेहता ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा
मुद्दे पे ही, भिवंडी के मुद्दे पे हो भाई, भिवंडी का बोल रहे हैं। बोलो आप समझो, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो आगे आ जाओ। मैं भिवंडी के मुद्दे पे बोलो। उसके बाद सुधीर मेहता ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा 185 करोड़ का, 185 करोड़ का। अब आप समझ सकते हैं ये कौन सी पार्टी को गया होगा, जो भी पार्टी को गया। उसके बाद 100 पहले पूरी बात सुन लो, पहले पूरी बात आप है ना, एक मिनट बताओ ना, फिर पूरी बात तो सुन लो। उसके बाद 100 करोड़ रुपया लॉस हुआ किसका, ये 100 नहीं है एक्चुअल, पूरा लॉस हुआ म्युनिसिपैलिटी का 285 करोड़। आम जनता का पैसा था, बिल्कुल लोगों के काम में आ सकता था कुछ भी। एक मिनट है, अभी आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा। हाँ, आप इतना ज्ञान दे रहे हो, जो भी हमें पसंद है वो चीज बोले आप, लेकिन भिवंडी शहर के अंदर कांग्रेस के कितने नगर सेवक चुन के आए थे वो मैं एक मिनट आप बताओ। तो एक मिनट मेरी बात को सुनो आप। भिवंडी शहर के अंदर कांग्रेस के कितने नगर सेवक चुन के आए थे? 47। शिवसेना ने उसको समर्थन किया, कितना हुआ? 67। तब जब वो लोग थे तो उन्होंने क्यों नहीं इसके अंदर आडंगा डाला? और क्यों बिक गए कांग्रेस के सारे नगर सेवक और बाजू में हो गए? अभी पूछ रहे हो मुझे कपिल पाटिल का इसमें क्या लेना देना? मेरी बात सुनो, वो कपिल पाटिल की हुकूमत है। अभी लोकसभा है, इसके अंदर, इस चीज के अंदर कपिल पाटिल का क्या संबंध आता है? मैं बता रहा हूँ, कपिल पाटिल की ही हुकूमत है महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र के अंदर सब देखो, अभी 2.5 साल जो उद्धव ठाकरे घर में बैठा था, उसी टाइम भिवंडी के अंदर भी तो थे ना। 47 नगर सेवक कांग्रेस के थे और बाकी के नगर सेवक शिवसेना के थे। उन्होंने मिल के क्यों नहीं इसका विरोध किया? सर इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड को अमित शाह बोल रहे हैं 2 साल हो गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए, हुकूमत को गए 2 साल होने को आ गया, 6 महीने में इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी आया है, विधानसभा में बैठने के लिए भाजपा तैयार है। हुकूमत को गए 2 साल हो गया, लेकिन आपकी सरकार बता रहा, आप जो जिनका बोल रहे हो ना वो ऐसा है। अभी आप बात को छुपाने की कोशिश कर, नहीं, आप टोरेंट की बात की कोशिश कर, सुनो की बात किया। अगर बात छिड़ी ना तो पूरी करो, पूरी करो। वो बात छुपा रहे हैं सर, कौन छुपा रहा है? अब सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने अगर नहीं उसकी सरकार गए जमाना हुआ, भिवंडी के अंदर किसके नगर सेवक थे? तुम आप बोल रहे हो ना भिवंडी, आप किसके ऊपर बात करना चाहते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर टोरेंट का बात किया तो मैंने आपको जवाब दिया। टोरेंट पावर है ना, सुरेश टावरे के कार्यकाल में आई है भिवंडी के अंदर, भाजपा ने लाई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा ने लाया है, भाजपा ने लाया है। बहुत बाहर से जो पैसा आता था ना वो देखना चाहिए, इसलिए तो लाया है। नहीं ये समझ नहीं रहे, मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे, आप कैमरे पे आंख मार के बोल रहे, आप समझ रहे हैं। उसके ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता अभी। देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ना, सुनो बाहर से जो पैसा फंडिंग होता था, आवाम का पैसा मारा गया। अमेरिका का एक है सांसद, वो कांग्रेस को पैसा मुहैया कर रहा है। अमेरिका का जो सांसद है उसमें में मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, इसीलिए सब काम हो रहा है। भिवंडी में इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 185 करोड़ को मारा गया है। आपको ये चीज सुनो सबूत आपको इनके न्यूज चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है। अरे भाई आपको न्यूज चैनल पे सबूत मिल जाएगा। सुनो न्यूज चैनल पे सबूत। भाई साहब आपका नाम क्या है? इमरान भाई, तो ये जो अभी आपने मुद्दा उठाया है, तो इससे आपको क्या लगता है कि ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या बदलाव दिखेगा? पोलिंग आज नहीं है, थोड़ा सा अपने जज्बातों को बचा के रखो, थोड़ा बात कर रहे। हाँ मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। हाँ अगर आप प्रूफ दे दोगे, नहीं हवे में मैं नहीं, हमने नहीं लाया किसी को, आप पता करो ये हो कब से आए। नहीं मोदी तो आएगा ही। आप कहाँ रहते? मैं दीवान सर। हाँ तो आप क्या जाते आते रुके भीड़ देख के? हमने नहीं लाया किसी को। हाँ वो बोले कि हमने लाया, मैं देखा तो रुक गया। मैं एक बात विकास के मुद्दे पे, आप यहाँ से रोड देख रहे हो क्या? सर सुनो मेरी बात तो सुनिए आप।
यहाँ पे पूरे रोड सीसी दिख रहे हैं। दीवानशा जाते जाते ही क्यों रास्ता नहीं बनता है? पूरा आरसीसी क्योंकि काम वहाँ हुआ के है। सब कांग्रेस के नगर सेवक है। बात सही है। मैं सुनो वहाँ की जनता विकास चाहती नहीं है और रोड चौड़े होने देते नहीं है। फिर बोलेंगे देखो उधर पे चारों। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो। विकास चाहिए। हाँ, विकास करे। सुनिए, विकास चाहिए। बनता नहीं और बोलने का मोदी को दोष देने का कौन बोला ये? तो सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मोदी के अगेंस्ट हूँ। नहीं, मैं टावरे साहब की बिल्कुल बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जो है, जो लोक प्रतिनिधि रहता है वो भी जिम्मेदार होता है विकास को रोकने के लिए। हाँ, जिस तरह से जो विकास नहीं हुआ है भिवंडी शहर के लिए, तो उसमें भिवंडी के जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं, सर आपको मैं बोलता हूँ भिवंडी के जितने कांग्रेस के नगर सेवक थे ये सब ने मिलकर दूसरी पार्टी का मेयर बिठाए। मैं किसी का समर्थक नहीं करता। जी, आप ठीक है। समझने की कोशिश गलत किया कि नहीं कांग्रेस ने? गलत किया है वो लोग ने। नहीं, जो बिल्कुल, कॉर्पोरेटर थे वो लोग ने गलत किया है। गलत किया कि नहीं? कॉर्पोरेटर ये मैं नगर सेवक की बात बोल रहा हूँ, वो लोग ने गलत किया है। कांग्रेस के थे ना? हाँ कांग्रेस के ही थे ना। और टावरे साहब, कांग्रेस के ही थे। वाले अच्छे हैं। और टावरे साहब, भिवंडी की राजनीति देख के वहाँ पे महाराष्ट्र में राजनीति पलटी हुई, पता है ना आपको? इसके लिए बोला सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जी, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि ये अगर बदलाव होना चाहिए तो कौन आना चाहिए? देखिए मैं एक मिनट आप मेरी बात सुन। मैं ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, हाँ। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो हर किसी की बात को सुना जाएगा और एक सही फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी तो विपक्ष जो है खुद ही चरमराया हुआ है। इसीलिए बोल रहा हूँ लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आप सहमत है मेरी बात से? अभी तक चरमराया हुआ है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखो अगर विपक्ष खत्म हो गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा ना। लोकतंत्र नहीं बचेगा। जिस दिन सुनो सर, जिस दिन विपक्ष खत्म हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। आप समझो। जी, ठीक है। तो अच्छा आपको क्या लग रहा है कि भिवंडी शहर में अगर आप बोलते हैं कि चलो ठीक है बीजेपी नहीं तो और कौन, क्या बाले मामा आना चाहिए कि नीलेश सामरे आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्यों? देखिए अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। आज नीलेश सामरे सर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जी, सबने उनका रैली देखा, लोगों का देखा, मगर वो ग्रामीण क्षेत्र से आ जाते हैं। वाड़ा पालघर वो साइड से आते हैं, तो जो इफेक्ट पड़ेगा देखिए वो एक है आजाद कैंडिडेट, जिसकी वजह से उसके पीछे किसी पार्टी का हाथ नहीं है, किसी पार्टी का किसी कार्यकर्ता लोग उसके साथ नहीं है। उसको जो अपनी लड़ाई लड़ना है अपने लोगों के साथ में मिलकर के लड़ना है, तो उसके लिए चैलेंज बड़ा होगा। जी मैं ये समझता हूँ ऐसा। और फिर उसके बाद बचे एक बाला मामा और एक कपिल पाटिल। कपिल पाटिल तो 10 साल से है, उनको पता है उनके कार्यकर्ता कहाँ कहाँ होंगे और उनको मतलब चप्पा चप्पा मालूम होगा। बालिया मामा नया है, हो सकता है कि मुकाबला मतलब देखने लायक हो। नहीं यहाँ बोल रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ 8 बार अलग अलग पार्टी नया आदमी नहीं है, उन्होंने 7-8 बार पार्टी बदली। मैं जानता हूँ ये। 1-1.5 साल के बाद ये भी पार्टी बदली हो जाएगी, क्योंकि उसका मुखिया ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। मतलब आप इतना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आप डायरेक्ट बीजेपी को प्रेडिक्ट कर नहीं बिल्कुल नहीं। तो इंसान खुद एक पार्टी के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। कई बार उन्होंने शिवसेना में गए, मनसे में गए, एनसीपी में गए, शरद पवार में अभी गए हैं और बीजेपी में भी आए थे, मनसे में भी थे। तो ये सब बार बार पार्टी बदली करने से राजनीति नहीं होती है। तो वो हो सकता है उनका स्वार्थ हो। अगर एक जगह पे वो स्थिर नहीं है तो आप वोट देके क्या स्थिर करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका समर्थक हूँ, आप समझो। मिसाल दे रहा हूँ। मैं क्या बोला हूँ, उनके लिए चैलेंज अच्छा होगा। चैलेंज की बात नहीं कर रहा मैं। एक इंसान देखो, इधर सब पढ़े लिखे लोग हैं आज की तारीख में। इंसान समझता है कि मुझे कहाँ वोट देना है। जो इंसान अपने पार्टी के ऊपर ही भरोसा नहीं करता है तो उस आदमी को वोट देने से क्या फायदा है? हाँ तो उनका स्वार्थ होगा ना उसमें सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना। लेकिन आदमी को वोट कैसे देंगे आप? लेकिन आप इन्होंने सवाल क्या पूछा, अगर बीजेपी नहीं तो कौन? मैं वही बोला कि मुकाबला मेरा एक सवाल और था कि अगर बीजेपी नहीं तो कौन और क्यों? मतलब अगर बाले मामा जीतना चाहिए तो क्यों जीतना चाहिए, अगर नीलेश सामरे जीतना चाहिए तो क्यों जीतना चाहिए? तो मेरा वो सवाल था। नीलेश सामरे सर मेरे को लगता है कि वो ग्रामीण के वोट ही उनको मिलेंगे, और क्योंकि यहाँ तक उनकी नहीं, वो तो हो गए, मिल गए, चलो जीत गए। काम क्या करेंगे वो लोग? क्यों जीतना चाहिए? उनका तो ऑलरेडी संस्था चल रही है ना सर। ठीक। उनकी एक संस्था भी चलती है और वो महाराष्ट्र में के अंदर कॉन्ट्रैक्टर है और कर्नाटक में भी है और आंध्रा में भी वो बड़ा रोड के कॉन्ट्रैक्टर है। इसकी भी जानकारी पब्लिक को होना चाहिए। नीलेश सामरे क्यों इलेक्शन लड़ रहा है? वो उसके लिए लड़ रहा है।
ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। हमारे पत्रकार बंधु को पता होगा कि वो बहुत बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्टर है, संस्था लेके चल रहा है, लेकिन उसके पीछे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है वो। उसके पीछे और भी बहुत कारण है सर। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर है तभी तो संस्था चल रही है ना। ये काट देना। चलो और कोई है आने के लिए, बात करने के लिए? क्या नाम आपका? जयप्रकाश पांडे। जयप्रकाश पांडे जी। तो पांडे जी, क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया, ठीक ठाक। बढ़िया है। क्या करते हो आप? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में? अरे वाह, क्या बात है। तो इस इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? बस इलेक्शन को इस समय मैं बस देखा चारों तरफ भगवा में है। हाँ, हाँ। और आपकी बार 400 पार जी। ये क्लियर है। हाँ। थोड़ा सा संदेश मैं देना चाहूंगा। हाँ हाँ। वैसे मैं भी किसी पार्टी को पर्सनल सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं बीजेपी जीतती थी तब भी हम बीजेपी के साथ में, और हारती थी तब भी। जी, तो फिर सपोर्ट में तो सपोर्ट ही हो गया। नहीं, सपोर्ट नहीं है तो हमारा समझ लो पैदाइशी है। अच्छा। अच्छा, उससे दूसरी खून में है। हाँ, हमारे खून में ही है जी। और दूसरी बात कैसा है, अभी जो सामने देखो, अभी तक हम सामने नहीं आएगा। अभी सामने आने का मुद्दा कैसा है, सामने आने का मुद्दा ऐसा है कि बीजेपी आज, जब से बीजेपी का राज चल रहा है तब से काम दिख रहा है। अच्छा। और काम दिख रहा है और जनता के साथ भी मतलब काम दिख रहा है। और यहाँ अभी तक की जो सरकार थी, और दूसरी बात, यहाँ मैंने कुछ चीजों को नोटिस किया है। जैसे कि ज्यादातर जातिवाद होता है। हाँ। जातिवाद कैसा होता है? तो ये कौन करता है जातिवाद? अब इसके पहले की सरकार जातिवाद पे वोट मांगती थी, और अभी जातिवाद पे नहीं, अभी काम पे और विकास पे वोट मांगा जा रहा है। राम मंदिर पे वोट मांगा जा रहा है, तुम बोलते जातिवाद पे नहीं। राम मंदिर देखो, बड़ी बड़ी होर्डिंग है कि राम मंदिर पे वोट नहीं मांगा सर। नहीं, बिल्कुल। राम मंदिर एक मुद्दा था। सुनो बता रहे जी। राम मंदिर पे वोट नहीं मांगा है। राम मंदिर तो उसको बनना चाहिए, आज के बहुत पहले बन जाना चाहिए। बिल्कुल बन गया। हाँ, बन गया। तो अब यहाँ पे जो होर्डिंग लग रही है उस पे लिखा हुआ है ना कि जिन्होंने राम को लाया हम उनको लाएंगे, तो ये तो जाहिर सी बात है ना। ये तो वोट मांगने, ये वोट मांगने की बात नहीं है। राम ये तो हमारी आस्था का विषय है। और राम मंदिर जो अभी हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। हमारे देश का नाम क्या है? हम बोलते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ना, तो यहाँ पे हिंदुओं की आस्था का जो सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा राम मंदिर। बिल्कुल। राम मंदिर किसी भी ऐसा नहीं है कि स्पेशली हिंदुओं को करता है। सही बात है। वहाँ पे लास्ट टाइम आप एक न्यूज में देखा, कुछ मुस्लिम बंधु भी वहाँ पे जाके दर्शन करके आए, पता है ना। तो वो हमारी आस्था का केंद्र है, वो आज के बहुत दिन पहले बन जाना चाहिए। तो अब अभी आया तो हम तो सवाल नारा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जाहिर सी बात जी। तो बस इस अब की बार 400 पार नहीं, ये जो आप बोल रहे हो ना, एकदम बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत है। लेकिन कहना क्या, जैसे कि आपने बोला कि जैसे कि धर्म के नाम पे वोट मांगी जाते हैं, तो ये नहीं, मैंने बात धर्म के नाम पे वोट नहीं, विकास के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। हाँ, हम विकास दिखा रहे हैं कि हम क्यों वोट मांग, हमने विकास लाया तो हमें लाना चाहिए। बीजेपी नहीं, आप बोल रहे कि इसके पहले की पार्टी करती थी, तो मैं बोला कि अभी भी वही हो। सुनिए, पहले की देखिए जो पॉलिटिक्स है ना, तो उसमें ना धर्म कहीं ना कहीं लोग ढूंढ ही लेते, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे वो कोई भी और सत्ताधारी पार्टी हो, या तो अपक्ष हो या कोई हो। ठीक है। तो उनका जो सबसे बड़ा ये रहता है कि हाँ, यहाँ पे अपने समाज के कितने वोट है, यहाँ पे अपने गांव के कितने वोट है। तो धर्म हो गया, कास्ट हो गया, ये चीजें जो है ना बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा रहा है किसी भी पार्टी के लिए। धर्म के नाम पे लोग वोट मांगते ना, उनका वो बिजनेस होता है। अभी जैसे कि सुनो बता रहे, जैसे कभी ज्यादा मुस्लिम बंधुओं के बस्ती में कभी जाते हैं तो क्या होता है, हमारे देखो एक जो हमारी आस्था का प्रतीक है, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे मित्र यार दोस्त हैं। लेकिन कभी मैंने अपना मतलब काम बनाने के लिए कभी उनके सामने टोपी नहीं लगाई। आज तक आस्था के नाम पे क्या है, अभी देखो हमारे अखिलेश यादव जी और बहुत सारे जो नेता हैं वो ज्यादा मतलब मुस्लिम बस्ती में जाते हैं तो वहाँ पे टोपी लगाते हैं। टोपी लगाना उनका प्रतीक नहीं, वो सिर्फ खाली बिजनेस मुद्दा करके वहाँ पे जाते हैं, तो ये गलत है। ये आपने बात वो वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स को ना गुमराह करने के काम करते हैं कि हम आए तो आज टोपी लगाए, तुम्हारे कभी नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो आपका ये कहना है कि अगर वोट मांगना चाहिए तो विकास के मुद्दे पे? जी हाँ, जी बिल्कुल, ठीक है। और बीजेपी विकास के मुद्दों पे विकास करके मांगा, अभी आप विकास दिख भी रहा है, विकास के मुद्दे पे नहीं, विकास करके मांगा जाता है वो। तो अभी अपने को तो पिछले 10 सालों में विकास दिख ही रहा है। अभी लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। आज के 10 साल पहले जो फ्लैट आदमी 10 लाख रुपए में लिया था, आज उसको बेचने आता तो उसको कितना में चाहिए? 20 लाख 25 लाख चाहिए। लेकिन सिलेंडर उनको आज के 10 साल पहले 400 में था, 400 में चाहिए। ये कौन सा मैटर है? नहीं, ये जो आप बोल रहे हो ना, तो ये इन्फ्लेशन हो गया। एक होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू बना, एक होता है इन्फ्लेशन हो गया। देखिए, अगर प्रॉपर्टी जैसे हमारी प्रॉपर्टी, मैं खुद जैसे मैंने 10 साल पहले जो चीज 10 लाख में खरीदा था, आज अगर मुझे बेचना तो बोले कितना चाहिए, तो हम 25 और 20 की बात करते हैं, डबल के जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम अपने चीज पे कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ना क्या हुआ था,
महंगाई सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रही है पता है क्या? लोग बोलते हैं महंगाई सबसे ज्यादा दिख रही है सिलेंडर का बार बार नाम आता है। पेट्रोल पे आ रही है, सिलेंडर पे आ रही है, सिलेंडर पे आ रही है। आज आदमी को अपनी प्रॉपर्टी को डबल ट्रिपल चाहिए, लेकिन जो उसको यूज है, अभी बताओ जो सिलेंडर वाला है अगर उसको हम 400 पहले देते अभी भी 400 तो उसका घर का कुछ बड़ा है। लेकिन सब्सिडी हटा दी ना यहाँ पे सरकार ने, जो है जो पहले सब्सिडी दिया करती थी। जी बिल्कुल। जेपी बोल रहा है कि महंगाई सिलेंडर कर रहा है। जेपी आज के तारीख में आदमी को आलू बटाटा पेट्रोल पे महंगाई भी दिख रही है। खुद मॉल में जाके लाखों रुपया खर्चा करते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं। मॉल में बैठ के 500 का टिकट देखते हैं। हर एक के जेब में देखो तुम लोग एंड्रॉइड मोबाइल दिखेगा, दिखता है ना। हर सुविधा लेके लोग बैठे तो भी महंगाई है। सुविधा भी तो ले रहे हो ना। नहीं चावरी साहब, आप जो बोल रहे हैं ना, आपकी बात एक तरफा सही है, मैं मान रहा हूँ उसको। जो मॉल में जा रहे हैं ना, तो ऐसा भी भिवंडी के अंदर बहुत बड़ा एक मजदूर तबका है जो कि मॉल की शक्ल भी नहीं देखा होगा कभी तक के, ठीक है। तो उनके लिए जो है ना ये महंगाई है, उनके लिए जो है ना 900 रुपया 1000 रुपये का सिलेंडर है ना, वो महंगा है। अब मेरी बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है ना, जो गरीब तबका है ना, तो वो उनको जो है ना इफेक्ट हुआ है। जो सब्सिडी कहाँ है भाई, चलो मेरे साथ, ये आपके पूरे भंडारी कंपाउंड के आगे आज कैसे गरीब है? अरे पहले 5000 पगार पे काम करा, 15000 पगार पे काम करा तो कैसे गरीब रहेगा? नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप देखो गरीब क्यों गरीब नहीं है, तो फिर मैनेज करता है। अगर कोई गरीब नहीं है तो 80 करोड़ जनता को मोदी जी मुफ्त का राशन बांट रहे हैं, वो क्यों बांट रहे हैं? आप ये बताइए। अच्छा, अगर कोई गरीब नहीं है मुफ्त का राशन जो बांट रहे हैं, वो तो मॉल जाके ले सकते हैं ना। हुआ है कि अगर 5 साल भी बांटेगा ना तो भी खत्म नहीं होएगा, इतना भारत देश के अंदर अनाज है। और दूसरी बात, और सुनो मेरी बात को, ये सब अनाज है ना सड़ के खराब होता था, इसलिए मोदी जी ने ये योजना लागू की है कि लोगों के पेट तक जाएगा तो ये अनाज खराब तो नहीं होएगा। वो जो अनाज है, देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना मैं भाजपा का विरोधक हूँ और ना ही मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, ठीक है। मैं एक पत्रकार हूँ, इसीलिए मैं दोनों तरफा बैलेंस एक बात बोलूंगा ताकि ना लोगों तक भी बात पहुंचे। अभी जैसे आपने बोला ना कि अनाज सड़ता था, इतना अनाज सड़ता था कि बांट रहे हैं, तो वो अनाज सिर्फ खराब क्वालिटी का ही बांट रहेगा। जैसे जो चावल है जो 20 रुपए किलो आता है वही बांट रहेगा, अच्छा चावल नहीं बांट रहे। जी देखो देश के पास इतना अनाज की भंडार पड़े हैं, क्योंकि आप अगर ही अनाज बांट रहे हैं, क्योंकि आपका भी दोस्त है यहाँ पे बांट ही रहा है, आप जानते होंगे। खराब अनाज नहीं बांटा जा रहा है, जो खराब अनाज पहले होता था, ट्रेन बर्मा जा रही है लेकिन पहुंच ही नहीं पा रही है। कैसा है सर इंडिया के अंदर अभी जो है, पानी पिलाओ यार, देश के अंदर बहुत सारा अनाज की पैदावार हो रहे, तो मोदी जी फ्री में बांट रहे हैं, वही तो गरीबों के काम आ रहे। गरीब आज के में कौन है? आज गाँव में राशन लेने भी जाते, पता है 500 लेके जाते लेने के राशन, उनको हम गरीब बोलेंगे? मुफ्त राशन लेके आ रहे तो वो तो इक्का दुक्का है ना। ऐसा नहीं थोड़ी है सर, ज्यादातर लोग 22 चले जाते हैं ना, आप ज्यादातर लोग लेने जाते हैं। के अंदर कैसा गरीब तबका है, इतना लूम गरीब सिर्फ हमने बनाया उनको गरीब बोल के। आज के तारीख में भिवंडी के अंदर जातिवाद की राजनीति चालू करेंगे। एक मिनट, जैसे कि मुस्लिम हुए तो वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं। ये बात को मानते, यही मैं बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस की तरफ हर पार्टी जाती है। लेकिन मैं एक देख रहा हूँ अभी सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि शिवसेना एक कट्टरवादी पार्टी थी ना, तो क्यों कांग्रेस के साथ में बैठी हुई है? अब कहाँ गया कट्टरवाद? बाला साहब ठाकरे का घर का जो है उद्धव, वो तो शिवसेना का ही है ना। तो फिर पहले बोला जाता था कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे शिवसेना, ये कर रहे वो कर रहे, तो ये लोग तो वोट की राजनीति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और हमारे जो भी अपोजिशन में जो भी है दूसरे लोग, वो लोग बोलते हैं कि यार ये बीजेपी वोट मत दो, इसको वोट मत दो, लेकिन आप लोग भी तो कट्टरवाद के साथ में हो, पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। इसका मतलब सही बात, ये बात सही है ना? एक लास्ट बोलूंगा सर मैं यहाँ पे, आज का हमारा जो मैटर जो है, हम लोग जो बता रहे हैं चुनावी पंचायत मतलब ये होता है कि चर्चा होती है ना, चर्चा होती है। चर्चा के लिए खाली यहाँ पे हम लोग खाली बीजेपी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बाकी लोगों को चर्चा के लिए आना चाहिए बीच में। नहीं बाकी लोग ना आना, इसका मतलब है कि उनके पास मुद्दा कोई है ही नहीं बात करने के लिए। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे ना ये हम लोग पब्लिक ओपिनियन के लिए आते हैं, ठीक है। तो किसी को स्पेशली इन्वाइट नहीं है, ये जो आम जनता है ना, तो अब क्योंकि यहाँ पे जो है बीजेपी का कॉर्पोरेटर है, बीजेपी का गढ़ है, इसलिए सारा जो अक्सरियत जो दिख रहा है हमको वो इसके लिए। एक दो जन आ रहे चलते चलते जो है दूसरे लोग आ रहे, लेकिन हमने किसी को बुलाया नहीं है, खास करके स्पेशली आप किसी को बुलाया हमने कि आप लोग आओ। ये सब जो जनता है ना, ये यहाँ पे आके मोहल्ले की जो यहाँ की है, तो ऐसे ही मैं पहले भी वही बोला कि इसके पहले हमने जो किया था साहिल होटल पे, तो वहाँ पे ज्यादा समर्थक थे वो कांग्रेस के समर्थक, तो वहाँ पे बीजेपी का एक भी नहीं था। भंडारी कंपाउंड में ऐसा नहीं है, और भी समर्थक लोग हैं,
ऐसा नहीं, दूसरी पार्टियां भी आते हैं, लेकिन आप वही तो बोल रहे ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बात करने, लोग किसमें बात करेंगे? ठीक है, मुद्दा नहीं है आपकी बात से, ठीक है। और कोई आना चाहता है? एक आखिरी 5 मिनट बचा है, आजा बेटा आजा। क्या नाम आपका? शेख आसिफ। शेख आसिफ, क्या करते हो? स्टडी करते हो, कहाँ पे? BNN कॉलेज में, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो? अभी BMS में। अरे वाह, क्या बात है। तो आसिफ बताओ, ये तुम्हारा पहले बताओ कि तुम्हारा वोट है क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल के लिए वोटिंग कार्ड नहीं बना हुआ है, बट अप्लाई किया है। अप्लाई किया है, आ जाएगा। अच्छा, मतलब इस बार वोट करोगे तुम? पहला वोटिंग रहेगा तुम्हारा, वोट पहला वोट रहेगा। तो किसको देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इज सीक्रेट, तो खुद का ओपिनियन किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसी के लिए आया था कि मेरे को पर्टिकुलर किसी पार्टी को ना सपोर्ट करना है ना कुछ। मैं बोलूँ तो भिवंडी के अंदर जो अभी बहुत सारे बोले तो बहुत कुछ हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, बहुत कुछ हुए, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे चाहिए, और सिर्फ मुझे ही नहीं, भिवंडी के ऑल यूथ, जितने भी हमारे यूथ हैं, मैं यूथ की बात करूंगा, किसी पार्टी की नहीं, तो जितने भी यूथ है उनको जो चाहिए मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। तो अभी आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक ट्री होता है, ट्री, तो आप चाहते हो कि हम सीधा फल तोड़ ले, तो ऐसा नहीं होगा, आपको पहले बीज लगाना होगा, ट्री बड़ा करना पड़ेगा, देन फल मिलेगा। तो इधर पे ट्री के लिए तो हर कोई काम करता है, फल के लिए हर कोई काम करता है, बट ट्री के लिए, पौधे के लिए कोई काम नहीं करता है। वो पौधा कौन है? होता है यूथ, जैसे कि हम। तो यूथ को बढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए एजुकेशन, जो कि एजुकेशन आज के टाइम पे मिल रहा है, सबको मिल रहा है, नो डाउट। बट एजुकेशन में जो फ्रीडम मिलना चाहिए, जो मनी प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम पे, बहुत से लोगों को मनी प्रॉब्लम हो रही है, ये सॉल्व नहीं हो पा रही है। जैसे क्लासेस में बहुत ज्यादा फीस है, जिसकी वजह से बहुत से लोग क्लासेस में फीस नहीं भर पा रहे हैं, और कॉलेजेस में, जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, बड़े बड़े कॉलेज है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हम चाहते हैं जो भी सरकार है, सब सरकार अपने आप में नरम तो बेस्ट है, बीजेपी भी बेस्ट है, कांग्रेस भी बेस्ट है, हर कोई अपने आप में बेटर काम कर रहे हैं। मैं भी सर के स्कूल में ही पढ़ा हूँ, हमारे स्कूल में ही पढ़ा हूँ, तो मैं नहीं बोलूंगा कोई गलत है, हर कोई अपने आप में बेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ जो भी सरकार आए वो सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करे। हमारा खासकर हमारे भिवंडी के अंदर एजुकेशन स्ट्रांग होएगा तो सब चीजें स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि एजुकेशन किस लिहाज में? अभी तो तुम इतना अच्छा बात कर रहे हो, मतलब तुमको अच्छा एजुकेशन मिला है? नहीं, तो हाँ, मेरे को एजुकेशन मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन की जो फीस वगैरह है, जो क्लासेस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस जो होता है, क्योंकि कॉलेज हर कोई जा रहे हैं, स्कूल हर कोई जा रहे हैं, बट जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है वो मतलब क्लासेस वाले ज्यादा पैसा ले रहे हैं। क्लासेस में जो ज्यादा पैसा ये प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बड़ी डिग्रीज है, इसमें हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो उनकी फीस थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, फीस थोड़ी कम होगी, क्योंकि मैं देखो, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ठीक है, तो घास सबको चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी फीस अगर कम हो जाए, तो जो लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे वो भी अच्छी तरह से एजुकेशन ले पाएंगे। अच्छा, ठीक, जी। आपका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ, आप कौन से स्कूल में पढ़े? मैं बालाजी स्कूल में पढ़ा हूँ। बालाजी स्कूल में पढ़ा। यही फर्क देखने को मिलेगा अपने भिवंडी के अंदर। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, एक मुस्लिम होते हुए भी हमें बहुत बड़ा गर्व लगता है। यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम लड़के मिलिट्री में भी गए और हम लोगों ने उनका बहुत अच्छा स्वागत भी किया है। लेकिन आज के तारीख में कुछ ऐसे लोग हैं कि बच्चों को मदरसे में भेज के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पाएगा आदमी। तो ये भी एक फर्क है। चलो जाति का, अपना धर्म का उनको ज्ञान देना चाहिए, लेकिन कुछ समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग है ऐसे क्यों अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे और उसको बोलेंगे तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। ये कैसे बन सकता है? तो आपकी इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि एक कौम, ये मतलब पूरा देश का मसला है। मोदी जी बोल रहे हैं सभी लोग पढ़े, सभी लोग लिखे, लेकिन हर एक आदमी ने ये भी समझना चाहिए कि हमारे बच्चों को जो जिस प्रभाव में भेजना चाहिए उसमें भेजना चाहिए, ना कि उल्टे प्रभाव में भेजना चाहिए। ठीक जी, आपकी बात बहुत सही है। अपन एक उस पर भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हमारे पास जो हैंड्स होता है उसमें अगर हम 3 उंगली से चाहें कि हम ग्लास उठा ले या कोई काम कर ले तो नहीं होगा, तो 5 उंगली का होना जरूरी होता है। देन उसी हिसाब से मदरसा भी जरूरी है। मतलब हर कल्चर में कुछ ना कुछ जरूरी होता है। नहीं, ठीक है, हम लोग उस पे नहीं बात करेंगे, क्योंकि फिर वो मुद्दा कहीं का कहीं चले, फिर ट्रैक चेंज हो जाएगा। आदमी को समझना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को कॉन्वेंट मतलब इंग्लिश मीडियम में लाके हमारे इलाके के बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम आई
लेकिन उन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी बोला नहीं आपको? अभी तुम्हारा जो मुद्दा है एजुकेशन को लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा आपकी क्लासेस है क्या? नहीं वो, अच्छा वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। कल को अगर आप टीचर बनते हो तो आप फ्री में एजुकेशन किसी को दोगे क्या? आप सबने सुना, मैंने एक टॉपिक बोला था, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर आपने लिसन किया होगा तो आई एग्री है, बट घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इसका मैं आपको पीछे का रीजन भी बता देता हूँ। आप एजुकेशन के लिए एजुकेशन दे रहे हो, सही है, तो आप फीस चार्ज करो ना, सबसे करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप फीस मत चार्ज करो। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए ना। एजुकेशन के जो क्लासेस चालू हुए, हाँ, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में चालू है, इससे पहले भी था? तो मैं फर्स्ट टाइम की तो बात किया नहीं, जब नहीं चल रहा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। मेरा आंसर क्या है आपको सुनना आसिफ भाई, आसिफ यूसुफ जो भी XYZ, मेरा आपसे मुद्दा एक है, इससे पहले भी लोग एजुकेशन करते थे, लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ के IAS IPS बने हैं। ये मुद्दा आपका जो है ना, आप एक इंडिया लेवल पे सोचिए, जो खासदार चुन के आएगा वो भिवंडी के लिए नहीं चुन के आने वाला है, वो इंडिया लेवल पे आने वाला है। एम्स हॉस्पिटल इससे पहले कांग्रेस सरकार में कितनी थी वो बताइए। ठीक है, उसके अलावा जो IIT इंजीनियरिंग कॉलेज था इससे पहले कितना था वो बताइए। जो बैंगलोर में IIT कॉलेज जो डेवलप किया गया वो क्या बीजेपी गवर्नमेंट में किया गया, कांग्रेस गवर्नमेंट में क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस गवर्नमेंट में एजुकेशन नहीं था क्या? और जो तुम्हारा मुद्दा है, मैं भी तुम्हारा मुद्दा तुमको आंसर करता हूँ। अगर मैं क्लासेस चालू कर रहा हूँ ना भाई, 10 लोगों को पढ़ाता हूँ ना, 5 टीचर रखता हूँ ना, एक टीचर का फीस 10,000 होता है, 50,000, ऑफिस का रेंट 10,000, पावर बिल 10,000, स्टूडेंट को पंखा चाहिए, पावर चाहिए, बच्चे को गर्मी नहीं होना चाहिए, माँ बाप का कंप्लेन होता है, बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? क्लासेस में तुम अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करो। अगर तुम बोलोगे तुम बच्चों को एकदम रीजनेबल वैल्यू में पढ़ाओ, तो बच्चों को जब रीजनेबल वैल्यू में पढ़ाना है तो पंखा और लाइट की उम्मीद मत करो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन है, आप ग्रेजुएट हो? हाँ हूँ, ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट भी। और बोलिए। हाँ, तो आपने यही आंसर से मुझे समझ में आ गया आपकी स्टडी कितनी है। ठीक है, नहीं, ये आपका एक पर्सनली नहीं, आपका इंश्योरेंस क्या है ना, पर्सनली किसी को ले रहे हो आप। मैं राजनीति के लिए बात कर रहा हूँ, सुनो, मैं बीजेपी, सुनो ना है मेरे पास भाई साहब, नहीं एक लड़ेंगे आपकी मैं ना, नहीं क्लासेस थोड़ी डोंट वरी। अच्छा नहीं, मेरा होम लोन का बिजनेस है, आइए आपको होम लोन करके दूंगा। मैं ना किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, 100% वोट, ये मेरा मत है कि लोग वोटिंग करे, हित के विचार में करे, जनहित के विचार में नहीं करे, अच्छी पार्टी को वोट दे। कैसा नहीं कि किसी को भी वोट देना है, लेकिन हमें वोट देते समय ये भी देखना है जो हमारा उम्मीदवार खड़ा है, इससे पहले वो उम्मीदवार ने कुछ काम किया है क्या, इससे पहले वो किस पार्टी से उम्मीदवार था। वो आपका जो माइंडसेट है एजुकेशन को लेके, सर ने भी कुछ समय पहले बोला, एक्चुअल में मेरे को ये पॉइंट में आना नहीं था, लेकिन आपने कुछ टॉपिक उठाया। रीजनेबल वैल्यू मतलब क्या होता है, मेरे को खाली उसका डेफिनेशन दे दो। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आपको, आप सबसे पहले तो मैंने कुछ स्टार्टिंग में बात बोली थी, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, आप पूरी सुनिए। आपने मेरे को पर्सनली बोला, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप पार्टी के नाम आप घड़ी रिमाइंडर कर रहे हो, आप आपका घड़ी रिमाइंडर है कि मैं पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे हमारा 10 बज गया है, तो 10 बजे तक हम लोगों को परमिशन मिला है पुलिस स्टेशन से, तो इसके लिए हम लोग इसको ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोग आए हमारे साथ में जुड़े। आप कुछ बोलना चाहते थे? अच्छा जा रहे थे, आने वाला टाइम हमारा है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी चुनावी पंचायत भंडारी कंपाउंड की, और यहाँ पे वाकई में बहुत मजा आया। ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहे। अगली बार एक नई जगह लेके आएंगे आपको, आपके लिए। फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।